वेलकम गाइस इन कृतिका स्टडी पॉइंट। और जैसे कि हम लोग पहला पार्ट इसका कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास की थर्ड लेवल का पार्ट सेकंड। ठीक है। और हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। जैसे इसके 3 पेजेज हम पहले ही अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर चुका हूँ। आप वहाँ से जा करके जो है देख सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो। विस्टास में सबसे अगर टफ चैप्टर्स में माना जाता है ना, तो इसका पहला चैप्टर सीरीज है, जो कि एक तरह से जो है ना फैंटेसी है, लिटरेरी जेनर का वह है। और इसको जब तक आप विधिवत एक एक लाइन ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आता है। और जैसे आपकी जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम है 2014 में, 2000 माफ़ कीजिएगा 2024 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसमें 40 to 50 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन को तभी आंसर किया जा सकता है जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो, उसमें क्लियर हो। आते हैं बच्चे, यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। पेज नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 पेजेज हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो देयर वर ब्रास स्पुटन्स ऑन द फ्लोर। नैरेटर थर्ड लेवल पे है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अमेरिका में। ठीक है। और वहाँ पे उस हेलुसिनेशन के उस अपनी पड़ाव पर, यानी कि उस मतिभ्रम की स्थिति में है। नैरेटर ये सोचता है कि थर्ड लेवल है, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ पर केवल 2 ही लेवल हैं, जो न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स हैं। ठीक है। लेकिन ये हेलुसिनेशन के थ्रू जो है वहाँ पर तीसरे लेवल होने का दावा करता है। और उस तीसरे लेवल की, यानी थर्ड लेवल, तीसरे तल का क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखा, क्या क्या चीज़ें अनुभव किया, वह बताता है। या क्या देयर वर ब्रास स्पुटन्स ऑन द फ्लोर, कि उस थर्ड लेवल पे ब्रास का, यानी कि पीतल का स्पुटन्स था। स्पुटन्स मतलब होता है बच्चों थूकदान होता है, जिसमें थूका जाता है। पीतल का थूकदान था फर्श पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और पूरे स्टेशन पे कहीं, मतलब एक ऐसी चीज थी ना, अ ग्लिंट, एक छोटी सी जो मतलब लाइट की एक जो झलक, ऑफ लाइट मीन लाइट की एक झलक जो है, कॉट माई आई, मेरी निगाहें जो है लाइट, छोटी सी जो है मतलब एक लाइट की झलक पर पड़ी। कैसी लाइट थी वो? अ मैन, एक व्यक्ति की जो है, वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी वेस्ट पॉकेट से, अपनी बनियान की गंजी से, ठीक है, गंजी की जो पॉकेट थी, सॉरी माफ कीजिएगा, बनियान की जो पॉकेट थी, उसे वह गोल्ड वॉच रखा हुआ था, उसमें से वह गोल्ड वॉच निकाला। ही स्नैप्ड ओपन, स्नैप्ड ओपन मतलब जो है झटके से खोलना। जैसे देखना, जो एडवर्टीजमेंट में जैसे शाहरुख खान या सलमान खान या जो ऋतिक रोशन ऐसे कोल्ड ड्रिंक की जो ढक्कन होते हैं ना, उसको ऐसे झटके से खोलते हैं ना, तो उसको स्नैप्ड ओपन कहते हैं। तो उस तरह से जो उसका कवर था ना, उसकी कवर को जो है उसने झटके से खोला। और ग्लैंस एट हिज वॉच, और ग्लैंस एट मतलब जो है निगाह डालना, नजर डालना, किस पे? वॉच पे, अपने घड़ी पर जो है निगाह डाला। एंड फ्राउंड, और क्या किया? ऐसे अपनी निगाहों को, भौहों को तरेरा। ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है। फ्राउंड मतलब जो है क्रोध में, या किसी जो है मतलब आश्चर्य में, जब हम अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना फेस का जो है, तो उसको फ्राउंड कहा जाता है। भौहों को तरेरना होता है। ही वोर अ डर्बी हैट, और उसने एक जो है क्या पहन रखी थी? एक टोप लगा रखी थी, हैट लगा रखी थी। एक ब्लैक 4 बटन सूट, और एक 4 बटन वाली सूट पहन रखा था। विद टाइनी लेपल्स, टाइनी लेपल्स क्या था? जिसमें सूट पर जो है, जो किनारे से जो मुड़े हुए चीज़ें होती हैं, मुड़े मुड़े मतलब डिजाइन होते हैं, उसको टाइनी लेपल्स कहते हैं। उस पर 4 बटन लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग, और उसके जो है ना बड़ी ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच थी, यानी कि गलमुच्छे थी। पूरा जो मुंह जो है, पूरी गाल का जो बेस्ट पार्ट था, वह उसकी मूछों से भर गया था, यानी घनी मूछें थी उसकी। उस इंसान के डिस्क्रिप्शन है जिसने अपने बनियान के पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाला था। और उसके कवर को जो है ओपन करके उसने क्या देखा? उसने जो है टाइम देखा था, और उसकी लाइट जो है नैरेटर की निगाहों पर पड़ी। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने देखा आसपास, कि saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग, कि वहाँ जितने भी लोग हैं स्टेशन पे, वह लगभग जो है 1890 के दशक का जो फैशन हुआ करता था, उस तरह के फैशन में है, समथिंग कुछ ऐसे ही। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, और अपनी लाइफ में मैंने इतने सारे दाढ़ी वाले लोगों को जो है मैंने नहीं देखा था। साइड बर्न्स, जो ऐसे मतलब मूछे रखते हो, फैंसी मुस्टेचे जैसे फैशनदार जो है मूछे रखते हो, नुकीली मूछे रखते हो। इन माई लाइफ, अपने जीवन मैंने ऐसे दाढ़ी और मूछों वाली जो फैशन को नहीं देखा था, क्योंकि नैरेटर ना 20वीं सदी का है। और
जिसमें वो हेलुसिनेशन, जिस चीज़ को जो इमेजिनेशन कर रहा है, वह 19वीं सदी की बात है। और 19वीं सदी में लोग न दाढ़ी और मूछें जो है अपनी मतलब एक तरह से फैशन में रखा करते थे, वो एक अलग दौर था। तो उसके बारे में कहता है अ वीमेन, जबकि वहाँ एक औरत का वो डिस्क्रिप्शन देता है वॉक्ड थ्रू इन, क्या होता है थ्रू द ट्रेन गेट, वह ट्रेन गेट से जब मतलब अंदर आती है। सी ओर अ ड्रेस, और क्या कैसी ड्रेस पहनी है, विद ए लेग ऑफ मटन, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ऐसा होता है कि ऐसा स्लीव, ऐसा बाहू, मतलब कपड़े का जब बाजू, शर्ट का बाजू जो अंदर जो है मतलब कोहनी तक पूरा ढीला ढाला होता है, और जहाँ बटन लगाया जाता है रिस्ट पे आकर के वह टाइट हो जाता है, तो उसको लेग ऑफ मटन स्लीव्स कहते हैं। एंड स्कर्ट्स जो पहनी थी ना, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन, वह हाई बटन शूज जो पहनी थी, हाई बटन शूज की लंबाई तक वह उसका स्कर्ट था, यानी लंबा स्कर्ट भी पहनी थी उस शर्ट पे। बैक अप पर, और उसके पीछे मैंने देखा ना उस औरत के, जो उस ट्रेन के जब मतलब ट्रेन से जब मतलब बाहर आई थी, आउट ऑन द ट्रैक्स, उस ट्रैक्स पर जब मैंने देखा, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, तो मुझे लोकोमोटिव दिखा। लोकोमोटिव क्या होता है बच्चा? ग्लिम्स मतलब होता है झलक, किस चीज़ की झलक पड़ी मेरी? लोकोमोटिव मतलब पुराने जो रेल के इंजन हुआ करते थे, उस तरह के रेल इंजन मुझे ट्रैक पर दिखे। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, कुरियर और आइव्स कंपनी की जो लोकोमोटिव, जो कोयले से चलने वाली जो इंजन थी, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, कीप के आकार का जो उसका धुआं निकलने वाला था। देन आई नो न्यू, तब मैं जान गया, क्या जान गया बच्चे? कि टू मेक श्योर, तब मैं जान गया कि मैं निश्चित ही जो है क्या हूँ, मैं ऐसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे हूँ। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, टू मेक श्योर, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं कहाँ गया? एक न्यूज़ बॉय के पास गया जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, हॉकर था, वह बैठा हुआ था वहाँ पे। एंड ग्लैंस्ड एट, और क्या किया किया, निगाह डाला किस पे? द स्टैक ऑफ पेपर्स, उस स्टैक ऑफ पेपर्स मतलब पेपर का, न्यूज़पेपर का जो बंडल था, उस न्यूज़पेपर के बंडल्स जो पाइलअप था उस पर जो निगाह डाला। एट हिज फीट, जो उस बच्चे के पास पड़ा हुआ था, यानी कि जब मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए मैं गया कि क्या यह मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है या मैं सही में ये ऐसी चीज़ें अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं उस लड़के के पास गया स्टेशन पर, जो जहाँ पे वो बैठा था, और उसके पैर के पास जो है न्यूज़पेपर का बंडल पड़ा हुआ था। और न्यूज़पेपर का बंडल जो था, वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड था। जैसे आज की जो न्यूज़पेपर हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, ठीक है, नवभारत टाइम्स है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला, वैसे ही उस समय द वर्ल्ड प्रकाशित हुआ करता था, 1894 की जो दशक था उस समय। और कह रहा ना कि द वर्ल्ड जो था, यानी कि जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वह कई वर्षों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस न्यूज़पेपर का मेन जो हेडलाइंस था, वह यूएस प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। और उस समय यूएस प्रेसिडेंट क्लीवलैंड हुआ करते थे, 1894 के आसपास का जो समय था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, और मैंने उसके फ्रंट पेज पे उसकी हेडलाइंस देखा, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और कहाँ पे जा करके, चूंकि मैं उस लाइब्रेरी फाइल्स को, मैं पब्लिक लाइब्रेरी में उस फाइल्स में मैंने देखा कि वह न्यूज़पेपर रखा हुआ था उस डेट का, और उसमें जो डेट पब्लिश था उस 11 जून 1894, यानी कि 11 जून 1894 का जो है मतलब ये डेट था, उस दिन का ये न्यूज़पेपर था। इसका मतलब है कि नैरेटर उस थर्ड लेवल पे कहाँ 11 जून 1894 को जो है पहुंचा है। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, और फिर वहां से वह जब टिकट विंडोज की तरफ जब मुड़ता है, विंडोज, ठीक है, नोविंग दैट हेयर, यह जानते हुए कि यहाँ से ऑन द थर्ड लेवल, कि इस थर्ड लेवल से एट ग्रैंड सेंट्रल, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये इस टिकट के बदौलत हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहीं भी जा सकते थे। और 1894 में वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते हो, इन द ईयर 1894, और कौन से ईयर में जो है? 1894 के ईयर में जो है हम लोग जहां भी जाना चाहते थे जा सकते थे। इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग, और 1894 के वर्ष में मैं दो टिकट चाहता था, कहाँ पर? गेल्सबर्ग, एलिनोइस के लिए, एलिनोइस, ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर? तो यहाँ पर खुद से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि अपने रीडर से, क्या आप कभी वहाँ गए हैं?
इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल। अब उसका डिस्क्रिप्शन देता है ना कि वह कैसा है टाउन है, अभी भी काफ़ी अद्भुत जो है कस्बा है, शहर है, विद बिग वुड फ्रेम हाउसेज, वहाँ पे पुराने आकार के बड़े बड़े जो है मकान बने हुए हैं, पुराने डिजाइन के, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े लॉन हैं उन मकानों में, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और ट्रिमेंडस मतलब होता है जो है, तो बच्चे ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, कह रहा है ना कि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े, ट्रिमेंडस मतलब होता है ग्रेट या ह्यूज इन साइज, तो काफ़ी विशाल पेड़ थे, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं क्या होती थी, ऊपर की तरफ जो है गलियों के ऊपर, किसके, गलियों के ऊपर उनका छत का निर्माण करते थे, यानी कि पेड़ इतने बड़े बड़े थे कि गलियों के ऊपर पूरी तरह से एक कैनोपी का निर्माण करते थे, काफ़ी छाया जो है बनाते थे, और नीचे जो है मतलब धूप वहाँ तक नहीं आती थी। और किसकी बात कर रहा है, एंड इन 1894, और 1894 में जो समर इवनिंग्स हुआ करती थी, जो संध्या का समय हुआ करता था, वह ट्वाइस एज लॉन्ग क्या होती थी, थोड़ा सा लंबी हुआ करती थी, लोगों के पास लेजर टाइम हुआ करता था, एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है अपने लॉन्स में बैठा करते थे, द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष होते थे ना वो सिगार्स पिया करते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, एक तरह सिगार बेटा यहाँ पे जो है वो मीन्स स्मोकिंग होता है, तो कह रहा है कि टॉकिंग क्वाइटली, और बड़ी शांति के साथ जो है ना बात किया करते थे, बड़ी शांतमय जो माहौल में, द वीमेन वेविंग पाम लीफ, और जो औरतें होती थी, वेविंग मतलब हाथ से झलती थी, मतलब पाम लीफ फैंस मतलब ताड़ के पत्तों से बने हुए जो फैंस हुआ करते थे, पंखे हुआ करते थे, वो हाथ से झलती थी, यानी उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यही सब जो सोर्स था, ऐसे ही जो है आपकी उनकी लाइफ स्टाइल थी। कब, 1894 की बात कर रहा है, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जबकि वहाँ चारों तरफ जो है जुगनू जो है जगमगाते रहते थे शाम के समय, जो अंधेरा होने के बाद, तो यानी कि प्रकृति के जो है पूरे सानिध्य में लोग रहा करते थे। 1894 ऐसी पीस जो है, ऐसी पीसफुल वर्ल्ड जो है नरेटर चाहता था, यानी कि वहाँ जो है पूरी तरह से पीसफुल वर्ल्ड था। आगे कह रहा है टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और वहां से अभी भी 20 वर्ष जो है भविष्य में होने को, जब मतलब 20 वर्ष बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, यानी यह ईयर है बच्चों 1894 का। तो गाइस 1894 से अगर आप देखेंगे 1914, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम है, तो यहाँ पर आपको 20 ईयर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को होने में जो है अभी 20 वर्ष बाकी है, और उसके साथ साथ जो है आई वॉन्ट सेकेंड वर्ल्ड वार होने में 40 ईयर्स बाकी है, ठीक है, इन द फ्यूचर, भविष्य में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और उस समय नरेटर 2 टिकट चाहता है कहाँ पर जाने के लिए, उस गेल्सबर्ग एलिनोविश, उस पास्ट वाले जो मतलब शहर में जाना चाहता है, वह ऐसे काल्पनिक शहर में जाना चाहता है, और वो भी जो है टाइम ट्रेवल करके। तो ये बेटा जो है इस पेज का जो है डिटेल्स था। चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। अब नरेटर टिकट विंडो पे चला जाता है, वहां पर जो है द क्लर्क फिगर द फेयर। अब टिकट जो है, सॉरी क्लर्क जो वहाँ है जो टिकट विंडो पे उसको फेयर बताता है, यानी कि उसको किराया बताता है, फेयर मीन्स किराया होता है, ठीक है, उसको किराया बताता है कितना किराया है, टिकट का चार्ज कितना हुआ। ही ग्लैंस्ड एट, वह उसने निगाह डाला उस पर, जो झलक डाला किस पे, एट माई फैंसी बैंड, हेडबैंड, जो मैंने हेडबैंड पहना था, मुझे देखा, यानी कि उस समय 19वीं शताब्दी में मेरे जैसा इंसान जो है क्या 20वीं सदी का कपड़ा पहना था, तो थोड़ा सा उनके लिए अद्भुत बात हो सकती थी, इसलिए उसने मेरी फैंसी हेडबैंड की तरफ जो है ऐसे मतलब देखा है। अच्छा, बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन क्या किया उसने, एक किराया जो है मतलब गिना, मतलब बताया, एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए पर्याप्त किराया था, वन वे, एक तरफ की तरफ से। बट वेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैं उनको जो गिन रहा था, मतलब मैं उनको दे रहा था उस मनी को, मैं उसमें बिजी था, एंड लुकड अप, और फिर उसके बाद से जब काउंट कर लिया, उसके ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्या कर रहा था, वह क्लर्क मुझे घूर रहा था, क्यों, ही नॉडेड एट द बिल्स, और उस बिल्स, यहाँ पर जो उस मनी को, करेंसी को कहा गया है, उसने उस करेंसी को देख करके ना सिर हिलाया उस पर, क्या कहा, दैट एट एंट मनी मिस्टर, मीन दीज आर नॉट मनी मिस्टर, ठीक है, उसको कहता है, ही सेड, क्योंकि उसने कहा कि एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, क्योंकि यह नए करेंसी दे रहा था 20वीं सदी का, और वह टाइम था 19वीं सदी का जो है, तो उसमें 20वीं सदी का करेंसी जो है उसने देखा भी नहीं था, तो इसलिए इसको लग रहा था कि नकली नोट दे रहा है, तो कहा कि मिस्टर बहुत सियाना ना बनो,
अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, चिट करने की कोशिश कर रहे हो तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बचकर नहीं यहाँ से भाग सकते हो दूर तक। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रावर, तो नैरेटर ने उसका जो कैश ड्रावर था उसके बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में उसके, तो उसने कैश ड्रावर में देखा कि जो करेंसी थी, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वह पुराने तरीके वाली करेंसी थी। बिल्स मतलब यहाँ करेंसी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, जितनी बड़ी करेंसी आज हम यूज करते हैं ना, उसकी आधी जो है वो करेंसी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल उसका अलग जो है तरीके का जो है लुकिंग था। आई टर्न अवे, और फिर मैं वहां से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से भागा वहां से। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इन 1894, और 1894 में जेल के जैसा कॉन्सेप्ट जो है उससे बड़ा मतलब जो खराब जो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, इसलिए कहा कि जल्दी भागो नहीं तो मुझे जेल में डाल देंगे सब जो है। एंड दैट वाज दैट, और इस तरह से ये चीज़ें क्या होती रहीं, वो चलती रहीं। आई लेफ्ट द सेम, और मैं वहां से सेम वे उसी रास्ते से बाहर आया। आई सपोज, और मैंने सोचा नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, क्या लंच आवर में, आई ड्रू $300, मैंने अपने बैंक से विड्रा किया। कितना? $300 आउट ऑफ द बैंक। नियरली ऑल वी हैड, जितना था उतना सारा पैसा मैंने जितना डिपॉजिट कर रखा था वो सारा निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी करेंसी मैंने खरीदा। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और यह घटना ने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बिल्कुल और भी ज़्यादा जो चिंतित कर दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, उसने कहा था कि पैसे लिए हो ना, तुम किसी भी कॉइन डीलर के पास जाना, ठीक है, और वह तुम्हें थोड़ा सा चार्ज लेगा, इसके लिए प्रीमियम लेगा, मतलब एक्सचेंज करने के लिए, और उससे तुम्हें पुरानी स्टाइल वाली करेंसी दे देगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरी जो $300 की जो करेंसी थी, मॉडर्न करेंसी, उसके बदले मुझे $200 ओल्ड बिल्स मिले, ओल्ड स्टाइल की जो मतलब करेंसी मिली। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह समय जो है ना, 1894 का समय बड़ा सस्ता था। एग्स जो हुआ करते थे वो 13 पैसे में आपको एक डजन जो है एग मिल जाया करता था 1894 में, इसलिए मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतना ही पैसा बहुत था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, लेकिन उसके बाद से एक बात और हो गई कि फिर मुझे वह कॉरिडोर कभी मिला ही नहीं जो मुझे थर्ड लेवल तक ले गया था। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड इनफ ऑफ एन एनफ, भले ही मैंने कई बार कोशिश किया। लुइसा वॉज प्रेट्टी वरीड, और लुइसा जो थी वह काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित थी। प्रिट्टी वरीड मतलब एक तरह से ऑक्सीमोरन है, लेकिन कह रहा ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सारी घटना बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर मी द थर्ड लेवल एनी मोर, तो उसने कहा कि तुम्हें अब जब थर्ड लेवल के बारे में जो है नहीं देखना चाहिए, मतलब नहीं ढूंढना चाहिए। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और जब कुछ देर बाद में मैंने इस बातों को रोक दिया, अपने सर्चिंग को जो है रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, तो फिर मैं अपनी स्टाम्प कलेक्शन वाले काम में लौटा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, और लेकिन अब हम दोनों जो ढूंढ रहे थे थर्ड लेवल को। एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे जो हम लोग कोशिश करते उस थर्ड लेवल को ढूंढने का, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट, क्योंकि अब हम लोगों के पास ये प्रूफ मिल गया था, साक्ष्य मिल गया था कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहां है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, क्योंकि मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम वीनर, अब वह गायब हो चुका था। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, क्योंकि मुझे जो पता था, थोड़ा सा मुझे संदेह था, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, यानी सारा डिस्क्रिप्शन मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में दिया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं वहाँ स्कूल पे भी गया, ठीक, सॉरी, आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल में भी गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड, और उसने हमेशा से यह मुझसे कहता रहा कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि मैं उस प्लेस की साउंड को पसंद करता हूँ। एंड दैट्स वेयर ही इज, और बिल्कुल वह वहीं गया है। ऑल राइट, कहाँ? उस 1894 में, कहाँ? गेल्सबर्ग इलिनोइस ही गया है। इसको जो है पूरा का पूरा सस्पिशन, ये श्योर हो गया जो सस्पिशन था इसका जो, ठीक है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात,
फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, क्या अपने उस स्टाम्प कलेक्शन के काम से प्रभावित होकर, आई फाउंड मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हो करके, आई फाउंड मैंने पाया कि वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, तो आप क्या आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो फर्स्ट डे कवर उसको कहा जाता है कि जो स्टाम्प कलेक्टर थे उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है बच्चे। तो फिलाटेलिस्ट वन हु कवर कलेक्ट द स्टाम्प, दैट इज कॉल्ड ही इज कॉल्ड इज फिलाटेलिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट जो था नरेटर, उसका काम था कि जितने भी स्टैम्प आते थे उन सभी स्टैम्प को कलेक्ट किया करता था। तो कह रहा है ना कि फर्स्ट डे कवर, तो जो भी स्टैम्प जो जारी होता था उस स्टैम्प को जो है जो स्टैम्प कलेक्टर थे उसे खरीद लेते थे और एक इन्वेलप लेकर के उस पर अपना एड्रेस लेकर के उस स्टैम्प को, उस टिकट को उस पर चिपकाते और फिर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से उस पर मुहर मरवा देते और अपने पते पर उसे सेंड कर देते। इससे ये सर्टिफाई हो जाता था कि यह टिकट जो है किस डेट और किस ईयर का है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें जो है मतलब फर्स्ट डे कवर कहलाती थी, यानी कि वही जो स्टाम्प जो पहले दिन जो जारी होता था जो खरीदने वाले थे उसको इस तरह से मतलब सर्टिफाई करा करके रखते थे। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, और जब कोई नया स्टाम्प इशू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो स्टाम्प कलेक्टर क्या करते हैं, तो स्टाम्प कलेक्टर उन्हें खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स, और उन्हें मेल इनवेलप्स यानी कि इनवेलप खरीद करके उसको उसके ऊपर उसका यूज करते हैं, यानी उस स्टैम्प को उस इनवेलप पे चिपका देते हैं और फिर उसे मेल कर देते हैं अपने पते पर जो है, टू देमसेल्व्स खुद को, देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, कब, जो पहले दिन जो सेल होती है ना, बिक्री होती है उस स्टैम्प की उसी दिन खरीद करके, तो फर्स्ट डे का ही जो है इस तरह का ये कलेक्शन था, उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता था। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क लगाया जाता था, जो स्टैम्प उस पर लगाया था, मोहर लगती थी पोस्ट ऑफिस की, या उसका डेट जो है मतलब प्रूव कर देता था। द इन्वेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और उस इन्वेलप को ही हम क्या कहते थे, फर्स्ट डे कवर कहते थे। ठीक है बच्चों, हमें लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दे आर नेवर ओपन, और उनको कभी ओपन नहीं किया जाता था, क्योंकि यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ भरा नहीं जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैंक पेपर रहता था। दैट नाइट अमॉन्ग ऑल माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और उस रात जब मैं जितने भी फर्स्ट डे कवर थी पुरानी मेरी, उन सबको मैं निकाल रहा था, उन सबके बीच अमॉन्ग आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसको वहां उसमें नहीं होना चाहिए वह चीज मैंने पाया, बट देयर इट वॉज, लेकिन उसमें वह था। इट वॉज देयर, इट वॉज देयर, कहा कि उसमें था क्या, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्या कि किसी ने मेरे दादाजी को वह फर्स्ट डे कवर मेल किया था गेल्सबर्ग वाले पते पर जो है। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, और उस इन्वेलप पे जो एड्रेस था वह तो यही बता रहा था कि मेरे दादाजी को किसी ने गेल्सबर्ग वाले पते पर जो क्या किया था, ये मीन्स मेल किया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह जब तब से जुलाई 18 जुलाई 1894 का डेट था, उस समय किया गया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और ये डेट कैसे प्रूव होता है, ये डेट जो है पोस्ट मार्क जो उसमें मुहर लगी थी ना, उससे प्रूव होता है कि ये 18 जुलाई 1894 को भेजा गया है। इट आई डिडेंट रिमेम्बर, फिर भी मुझे यह याद नहीं था कि इट इट एट ऑल, यह मुझे याद नहीं था। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, जो स्टाम्प का जो उस समय कीमत थी वह 6 सेंट की थी। डल ब्राउन कलर जो था उसका बिल्कुल मतलब धुंधला ब्राउन था, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरीफील्ड, और उस स्टैम्प पे जो पिक्चर था वह प्रेसिडेंट गारफील्ड का था। और नेचुरली स्वाभाविक तौर पे व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब वह इन्वेलप ग्रैंडडैड को जो है मेल के थ्रू आया इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो उन्होंने सिंपली जो है इसको अपने कलेक्शन में शामिल कर लिया उस मेल को। एंड स्टेट देयर, वह चीज वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और तब तक जब तक मैं ये तब तक पड़ा रहा जब तक मैंने उसे उठाया नहीं और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, और अमूमन उस इन्वेलप के अंदर एक जो है ब्लैंक पेपर रखा जाता था, क्योंकि उसका मतलब नहीं होता, मेन मतलब जो स्टैम्प को जो सर्टिफाई करने के लिए उसका पोस्ट मार्क लेना होता है, इसलिए अंदर ब्लैंक पेपर ही डाला जाता था। लेकिन इस जो मतलब 18 जुलाई 1894 को मेरी दादाजी को जो पत्र भेजा गया था, जो इन्वेलप भेजा गया था, जो फर्स्ट डे कवर था,
तो वो ब्लैंक नहीं था, उसमें एक लेटर था। क्या लेटर था बच्चे, किसका लेटर था, ये आते हैं हम। देखो यहाँ लेटर लिखा गया है, ये क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस है, ठीक है। 941 वलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। डेट है जुलाई 18 1894, ये देख लेना। ऐसे ही आपके लेटर टू एडिटर या किसी भी फॉर्मल लेटर जो है हो या इनफॉर्मल लेटर हो, उसका डेट का यही मतलब फॉर्मेट होता है, ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। चार्ली को संबोधित करके ये लेटर लिखा गया है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ या आशा करता हूँ कि तुम सही होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मुझे विश्वास है पूरा का पूरा कि मुझे क्या कराओ, विश्वास दिलाओ या बताओ कि जब तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, चार्ली ये बात सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने थर्ड लेवल पा लिया है, ढूंढ लिया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ पर जब 2 सप्ताह पहले से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवंस प्लेइंग अ पियानो, यहाँ से जो स्ट्रीट है उसमें क्या हो रहा है, डेलीज की जय कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी जो है क्या हो रहे हैं, और सभी जो है आगे फ्रंट पोर्च पे जो है गाना गा रहे हैं। सिंग नेवली होम, ये सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे नींबू शरबत के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली लुइसा तुम लोग आ जाओ। कीपिंग लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुम थर्ड लेवल नहीं पा जाओ उसको सर्च करते रहो, करते रहो। मीन हार न मानो, इट्स वर्थ इट। क्या है ये, बिल्कुल जो है मतलब वर्थ, बेकार नहीं है, बिल्कुल वर्थ वाला है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। नीचे जो उस पोस्ट मार्क को जो साइन किया गया था, उस लेटर को साइन किया गया था, वह सैम का साइन था। द नोट इज साइंड सैम। देखो आंसर पूछेगा बच्चे तो आप आंसर देना, लेकिन मूल रूप से अभी भी ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हेलुसिनेशन है। किसकी हेलुसिनेशन है, तो नैरेटर की जो है हेलुसिनेशन है। ये सारी की सारी कल्पना है, अपनी कल्पना को जो है इसमें एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा कोई लेटर जो है मतलब सैम नहीं भेजा था, ना कोई गया था। ये संभव है क्या कि कोई जो 1894 में चला जाएगा, 19वीं सदी, 18वीं सदी में, 17वीं सदी में कोई चला जाएगा? नहीं, ये सारी उसकी कल्पना की उपज है, ठीक है। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेटर किसने भेजा था, तो आप आंसर देंगे सैम ने भेजा था, ठीक है। क्या लिखा था, तो ये सब जो चीज़ें आप लिखेंगे, लेकिन ये लिटरली मीनिंग है। आगे इसकी स्पिरिट और उसकी जो रियलिटी पूछेंगे, तो रियलिटी यही है कि इस सारी की सारी चीज़ें उसकी प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, और स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जब गया जाता हूँ, आई फाउंड आउट दैट, तो मैं वहाँ से पाता हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे संभव हो पाई। तो मैंने देखा कि सैम बॉट $800, तो मैंने पाया कि सैम ने जो है $800 का ओल्ड स्टाइल करेंसी में, मतलब ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा। दे ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, और उनको इससे जो क्या होगा, वो हमेशा से जो बिजनेस करना चाहता था, किसका, चारा का, हे फीड का, और ग्रीन मतलब भूसे का, अनाज का, और ग्रेन बिजनेस मतलब अनाज का, भूसे का, और सूखे जो मतलब हे मतलब होता है भूसा होता है, ठीक है। फीड, फीड मतलब जो चारा होता है। तो ये बिजनेस करना चाहता था हमेशा, तो इससे उसका तो जो है मतलब बिजनेस भी सेटल हो गया होगा, ये बात करता है। ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा इसके बारे में कहा करता था कि व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, जो हमेशा से वह करना चाहता था वह वास्तव में उसको मिल गया। एंड ही सर्टेनली कैन गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित तौर पे वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाएगा वापस लौट के। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनोइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, और ना ही 1894 में गेल्सबर्ग इलिनोइस में वह अपने ओल्ड बिजनेस में जाएगा। जाएगा वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो क्यों सैम के साथ ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। यह बात प्रूव करने की कोशिश करता है, ये सब जो चीज़ें सैम का उदाहरण दे करके कौन, नैरेटर करता है। तो ये बच्चों ये अभी तक का हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। देख लेते हैं इसके थोड़े से जो है मीन एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो दिया है रीडिंग विथ इनसाइड। तो रीडिंग विद इनसाइड में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई। क्या आप सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल था वह चार्ली के लिए एक तरह से बच निकलने का एक माध्यम था? तो बिल्कुल था बच्चों, क्योंकि यह उसका यूटोपिया था। यूटोपिया क्या होता है, मीन्स
प्लीजेंट इमेजिनेशन इज कॉल्ड यूटोपिया एंड अनप्लीजेंट इमेजिनेशन इज कॉल्ड डिस्टोपिया। तो नरेटर का एक तरह से ये प्लीजेंट इमेजिनेशन था अपनी रियल लाइफ से बच निकल करके भागने का, क्योंकि इतना एनफ जो है मतलब उनके पास साहस नहीं थी कि जीवन की जो सच्चाई थी, जो वास्तविक जीवन की सच्चाइयाँ हैं उसको फेस कर सके, क्योंकि उनकी माइंड जो है फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी ऑफ माइंड से भरा हुआ था, इनसिक्योरिटी से जो है भरा हुआ था। इस कारण उनके पास एनफ करेज नहीं था कि वह रियल लाइफ को जो क्या कर सके, वह फेस कर सके। इसलिए वह थर्ड लेवल जैसी ऐसी चीज़ों का इमेजिनेशन करना, वह करके जाए उसके बच निकलने का ये माध्यम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, कि सैम का जो लेटर था चार्ली को लेकर के, उससे आप क्या जो मतलब समझते हैं। तो चार्ली ने सैम को जो लेटर भेजा था, तो सॉरी सैम ने जो चार्ली को लेटर भेजा था उसमें ये लिखा था कि आप क्या करो, ढूंढते रहो, ठीक है, जब तक आपको मिल न जाए। तो एक तरह से सैम के माध्यम से, जो सैम भी इसका एक तरह से काल्पनिक जो कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वह यह दिखाना चाहता है चार्ली कि हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें वो मतलब जो छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा प्रयास जो है जारी रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं होते हैं। लेकिन यह चार्ली न ऐसे असंभव चीज़ों का जो कल्पना करता है जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह सैम के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को सिद्ध करने की कोशिश करता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है ठीक है पूरी तरह से फुल इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर से, वॉर से, वरी से, स्ट्रेस से। What are the ways in which we attempt to overcome them? किन तरीकों से हम इन पर क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो जीवन की सच्चाइयों को पूरी तरह से इनसे भागने के बजाय, जैसे आप एग्जाम को ले लो बच्चे, जब हम पढ़ नहीं पाते हैं तो हम कमजोर, एक्चुअली शुरू से लेके लास्ट तक हम जो हर क्लास में ऐसे ही स्केप करते गए करते गए करते गए। जब पढ़ने का टाइम था पूरी ईयर हम पढ़ते नहीं है, एग्जाम जब नज़दीक आता है तो फिर हम ट्रिक लगाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, तमाम सारी बातें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कुछ काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम टॉप कर जाएं। ऐसे ऐसे इमेजिनेशन आता है आपके मन में, और वो इमेजिनेशन मेयर एक इमेजिनेशन रह जाता है, उसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कि अपने जीवन के रियल चैलेंज को हम फेस करें, पूरे करेज के साथ उनसे लड़ें, इंट्यूशन पे काम करें, फिर उसके बाद से अपनी कमियों को पहचानें और उसके क्या जो है मतलब सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन पर जो हम मतलब वर्क करें, फिर हम ओवरकम कर सकते हैं। और इस तरह से हम कुछ देर के लिए भाग सकते हैं, ये टेम्परेरी रेफ्यूज है, लेकिन परमानेंट एक तरह से सेटलमेंट या सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें अपनी लाइफ की जो चैलेंजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे और कैसे हम इन पे ओवरकम कर पाएंगे, इन सब को हमें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। तो बिल्कुल टाइम और स्पेस का यहाँ पर जो है हम इंटरसेक्शन देखते हैं। जो न्यूयॉर्क है बच्चे, वह न्यूयॉर्क सेंट्रल यहाँ पर वह मॉडर्न सिटी यानी कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि गेल्सबर्ग इलिनोइस पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह न्यूयॉर्क बीजीएस सिटी है। यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, वह उनका दिमाग पूरी तरह से फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, जबकि जो 19वीं सदी गेल्सबर्ग इलिनोइस में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास जो काफ़ी पीस ऑफ माइंड यानी पीसफुल लाइफ होती है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। सबवे जो है उसका एक माध्यम बनता है जो दोनों को जोड़ता है, गेल्सबर्ग इलिनोइस को और किसको, यानी कि थर्ड लेवल यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ता है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन टाइम और स्पेस का है। नेक्स्ट कहता है एपरेंट इलॉजिकली illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। तो कह रहा है कि ऐसी इलॉजिकलिटी पे कई बार जो है ऐसी चीज़ें मुड़ जाती हैं जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन यानी कि फ्यूचर का जो है ऐसा प्रोजेक्ट निकल करके चला आता है। तो हाँ, कल्पनाएं से ही जो मतलब चीज़ें आती हैं। अगर हम सीधे सीधे सैद्धांतिक चीज़ों पे चलेंगे तो हम कुछ भी नया नहीं खोज कर पाएंगे, और कल्पनाएं ना अनंत आविष्कारों को जो है जन्म देती है। और फ्यूचर का प्रोजेक्शन जो है, फ्यूचर के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे सकती है जब आप कल्पना करते हैं किसी चीज़ों के बारे में।
तो इसे कुछ चीज़ें हैं जिसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आप इमेजिनेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन हमेशा बेकार नहीं होता है। और लास्ट कहते हैं बच्चे फिलैटली। फिलैटली मैंने बताया है कि फिलैटलिस्ट उसको कहते हैं वन हु कलेक्ट्स द स्टैम्प। तो फिलैटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। कि फिलैटली क्या होता है कि हमें अपने भूत को जीवित रखने के में जो मदद करता है। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस डन। और दूसरा तरीका बताओ जिससे जिसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका हो सकता है क्या बच्चे, तो इनका करना मतलब स्टैम्प कलेक्शन के साथ साथ जो है आप मीन नोस्टाल्जिक वे में जो चीज़ों को सोचना, फिर जो है कॉइन कलेक्ट करना। तो ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं जिनको अपने पास्ट को आप लाइव रख सकते हैं। फोटो कलेक्ट करना। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन। तो आप जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं, जो ह्यूमन टेंडेंसी है वह क्या करता रहता है, मूव जो करता रहता है पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर, और मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो मतलब जाता रहता है। तो ऐसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में मूव करना जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसकी मतलब असीमित जो संभावनाएं हैं उसको पास्ट से सीखते हुए वर्तमान में अप्लाई करते हुए और फ्यूचर के बारे में ऐसी चीज़ों को जो है इसे सीख करके वर्तमान में अप्लाई करते हुए और फ्यूचर के को सिक्योर करने के लिए ऐसी चीज़ें मानव हमेशा करता रहता है। उसकी ह्यूमन टेंडेंसी मतलब ये मानव की जब प्रवृत्ति है। यू हैव रीड एडवेंचर जयंत नार्लिकर की जो है एडवेंचर आप लास्ट ईयर पढ़े हैं 11th में हॉर्नबिल में। और इसमें जो है इंटरवेविंग है किसका, फैंटेसी में। तो इसकी दो रियलिटीज़ है क्या है, तो उसमें जयंत नार्लिकर की जो प्रोफेसर गाइटोंडे होता है वह 2 दिनों तक आज़ाद मैदान में चला जाता है, कोमा में चला जाता है और पास्ट में 2 दिनों तक रहता है। और फिर से वो क्वांटम थ्योरी, कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता है हिस्ट्री में, और 2 दिनों तक बाहर रहता है, फिर आता है रियलिटी में। तो कहता है कि जो आप एक समय में एक ही वर्ल्ड की चीज़ों को जो सच कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जबकि एक समय में दोनों वर्ल्ड को, दोनों ही चीज़ों को जो है दोनों लोगों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ एक समय में एक ही चीज़ को, एक लोक में रहते हैं तो दूसरा वर्ल्ड जो है आपको गलत लगता है, और दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं तो ये वाला वर्ल्ड जो है गलत लगता है। तो वहाँ से ये चीज़ें दे रहा है, वहाँ भी टाइम ट्रेवल की बात है और यहाँ पर भी जो है तो ये ऐसी इमेजिनेशन करता है, ये भी पास्ट में ले जाता है और वो भी। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों की दोनों स्टोरी जो है इंटरवेविंग है। तो इसके माध्यम से आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहा। एमसीक्यूज क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मीन्स कॉम्प्लेक्स था। जब बच्चे मिलते हैं आपको अपने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।